वह अमेरिकी सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ने के सख्त खिलाफ था, लेकिन उसी ने दुनिया को हिला देने वाले पर्ल हार्बर हमले की योजना बनाई। यह कहानी है जापान के नौसेना प्रमुख इसोरोकु यामामोटो की, जो एक तरफ सैन्य प्रतिभा थे और दूसरी तरफ अंत में दुश्मन की घातक साजिश का शिकार बने। पर्ल हार्बर पर हमले से पहले जापान कई बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर चुका था। इसके अलावा अनेक नागरिक जहाजों को भी हल्के विमानवाहक पोतों में बदल दिया गया था। 1941 तक जापान के पास लगभग 20 विमानवाहक पोत थे और उसकी समुद्री व हवाई ताकत अमेरिकी प्रशांत बेड़े को कड़ी चुनौती देने लगी थी। यामामोटो अच्छी तरह जानते थे कि असली युद्ध में अनुभव सबसे बड़ी ताकत होता है, इसलिए उन्होंने लगातार युद्धाभ्यास करवाए और हर छोटी बड़ी तैयारी को परखा ताकि पर्ल हार्बर पर हमला बिना किसी गलती के अंजाम दिया जा सके। 7 दिसंबर 1941 को 6 विमानवाहक पोतों और 350 से अधिक विमानों के साथ जापानी बेड़ा प्रशांत महासागर पार कर पर्ल हार्बर पहुंचा और अचानक हमला बोल दिया। अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि जापान दूसरी लहर का हमला करके अमेरिकी ईंधन भंडार और मरम्मत सुविधाओं को भी नष्ट कर सकता था, लेकिन जापानी कमांडर ने अपने जहाजों को जोखिम में डालने से बचने के लिए पीछे हटने का फैसला किया। उस समय यह जीत जापान के लिए ऐतिहासिक लग रही थी, लेकिन जश्न ज्यादा देर नहीं चला। यामामोटो ने आदेश दिया था कि हमले से 30 मिनट पहले अमेरिका को युद्ध की औपचारिक सूचना दे दी जाए। उनका मानना था कि एक योद्धा को दुश्मन को चेतावनी दिए बिना वार नहीं करना चाहिए, मगर प्रशासनिक गलती के कारण यह संदेश हमला शुरू होने के 1 घंटे बाद पहुंचा। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह थी कि अमेरिकी विमानवाहक पोत उस दिन पर्ल हार्बर में मौजूद ही नहीं थे, यानी अमेरिका की सबसे खतरनाक ताकत अभी भी सुरक्षित थी। पर्ल हार्बर के बाद जापान ने दक्षिणी मोर्चों पर तेजी से सफलता हासिल की, लेकिन जल्द ही अमेरिकी पनडुब्बियों और हवाई हमलों ने उसकी आपूर्ति लाइनों को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया। फिर अमेरिकी कमांडर जेम्स डूलिटल के नेतृत्व में जापानी मुख्य भूमि पर हवाई हमला हुआ, जिसने जापानी नेतृत्व को झकझोर दिया। इसके बाद जापान ने रणनीति बदलते हुए मिडवे द्वीप पर कब्जा करने की योजना बनाई। यामामोटो का असली लक्ष्य अमेरिकी विमानवाहक बेड़े को पूरी तरह खत्म करना था, लेकिन नौसेना मुख्यालय चाहता था कि मिडवे पर कब्जा भी किया जाए और अमेरिकी बेड़े को भी जाल में फंसाया जाए। 27 मई 1942 को यामामोटो विशाल बेड़े के साथ मिडवे की ओर बढ़े। 200 से अधिक जहाज इस अभियान का हिस्सा थे, लेकिन अस्पष्ट योजनाओं और कमांडरों के बीच तालमेल की कमी ने पूरे मिशन को कमजोर कर दिया। जब जापानी विमान मिडवे पहुंचे तो उन्हें उम्मीद के मुताबिक लक्ष्य नहीं मिले। इसी बीच अमेरिकी विमान अचानक जवाबी हमला करने पहुंच गए। जापानी डेक पर बम और टॉर्पीडो तैयार अवस्था में पड़े थे। कुछ ही मिनटों में आग और विस्फोटों ने जापान के सबसे मूल्यवान विमानवाहक पोतों को निगल लिया। मिडवे की लड़ाई जापान के लिए विनाशकारी साबित हुई। उसने अपने सबसे अनुभवी पायलट, सैकड़ों विमान और कई प्रमुख विमानवाहक पोत खो दिए। इसके बाद प्रशांत महासागर में जापान लगातार रक्षात्मक स्थिति में आ गया। फिर भी यामामोटो हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं मोर्चे का दौरा करने का फैसला किया, लेकिन उनकी यात्रा की गुप्त जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हाथ लग गई। 18 अप्रैल 1943 को उनका विमान दक्षिण प्रशांत के ऊपर उड़ रहा था, तभी 16 अमेरिकी P-38 लड़ाकू विमानों ने घात लगाकर हमला कर दिया। पूरी कार्रवाई कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई और उनका विमान जंगल में जा गिरा। यहीं उस व्यक्ति का अंत हुआ जिसने पर्ल हार्बर हमले की योजना बनाकर इतिहास की दिशा बदल दी थी। इसके बाद युद्ध में जापान की स्थिति लगातार बिगड़ती गई और अंततः परमाणु बमों की तबाही के बाद उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा।